हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आइसोमर्स पढ़ रहे थे। उसमें से आज हम लोग का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कम्प्लीटली डिफाइन कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चैन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिस, टाटोमेरिस एंड रिंग चैन आइसोमर्स को हम लोग कम्प्लीटली डिफाइन कर चुके हैं। आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स को पढ़ेंगे। जैसा आप सब जानते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स दो प्रकार के होते हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स फिर दो टाइप प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स फर्दर दो प्रकार के होते हैं, इनैंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। फ्रेंड्स, आज हम एक एक करके इन सभी आइसोमर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग का हेडिंग होगा स्टीरियो आइसोमर्स। आज की फर्स्ट हेडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है। स्टीरियो आइसोमर्स कहने का सेंस ये है कि द कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम। स्टीरियो आइसोमर्स में जो कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले सेम होते हैं, लेकिन उनके एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसका डेफिनेशन, The stereoisomers have same structural formula but different arrangement of atoms in the space are called stereoisomers. अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, जिसमें क्लासिफिकेशन में जैसा आपने देखा ऊपर कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल, हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहने का सेंस ये है कि ऐसे आइसोमर्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच फ्री रोटेशन पॉसिबल हो। मींस ऐसे आइसोमर्स जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच यहाँ पे क्या है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। हम एक कार्बन को पकड़ के दूसरे कार्बन को रोटेट कर सकते हैं। ये कार्बन का यहाँ से कन्फिगरेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का, तो इन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स द interconversion between the form is possible via free rotation। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे कोई भी दो ग्रुप अटैच कर दे रहे हैं, तीन ग्रुप, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, इस कार्बन कार्बन के बीच कैसी बॉन्डिंग पाई जाएगी, सिग्मा बॉन्ड। अब आप जानते ही हैं कि आप किसी भी कोई भी प्लेन पे अगर यहाँ पे आप इसका रोटेशन करना चाहेंगे, इस कार्बन के अराउंड इस बॉन्ड को क्या करेंगे, फ्रीली रोटेट करेंगे। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इजिली रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम C1 C2, अगर यहाँ पे A B C, यहाँ पे C D और E F G, अगर ये कंपाउंड रखते हैं तो हम इजिली इसको क्या कर सकते हैं, इस CT को रोटेट कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, C1 A B C। अब यहाँ पे देखिए, जो C2 का अरेंजमेंट है आप इजिली रोटेट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप रोटेट करेंगे G F E, ये देखिए आप ऐसे ही क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोटेशन करने पे क्या हुआ कि इजिली रोटेट हो गया। जैसे अब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में हम लोग पढ़ते हैं स्टैगर्ड कन्फिगरेशन, एंटी स्टैगर्ड, गॉस कन्फर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है कि हम एक कार्बन आइटम को, जैसे स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे हम, ये देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड CH3
या Cl Br और यहाँ पे एक कंपाउंड्स इसके जस्ट पीछे। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या होता है कि कंपाउंड्स का अरेंजमेंट जस्ट जैसे हम यह कन्फिगुरेशन ले लिए, अब इसके पीछे हम कंसीडर करते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या है, ये बैक साइड का। अब इसको हम लोग क्या करें, 60 डिग्री रोटेशन कर देते हैं, 60 डिग्री रोटेट, इजिली क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। अब जब ये रोटेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, ये आप इधर देखिए, ये एज इट इज रहेगा CH3। अब इसको अगर Cl एंड Br, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे, अब देखिए अगर आप यहाँ पे 60 डिग्री रोटेशन करेंगे, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा एंड ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन से कार्बन यहाँ पे इजिली रोटेशन होगा, इजिली रोटेशन हुआ, इसी को कन्फर्मेशन कहते हैं कि यहाँ पे कार्बन का कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, कन्फिगुरेशन चेंज हो जाता है, इसी को कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स, कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जिसमें इंटर कन्वर्जन बिटवीन द फॉर्म, मतलब कार्बन एटम्स के बीच इंटर कन्वर्जन ना हो पाए। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कन्फर्मेशनल में, जितने भी एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आप कार्बन टू सिंगल बॉन्ड कार्बन को रोटेट कर सकते हैं, फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, बट एल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में आप फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जब आप रोटेट करेंगे, कभी भी जब इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, जिसकी वजह से इसका अरेंजमेंट क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम एल्कीन और एल्काइन में कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को नहीं पाते। ओके, आइए सेकंड हम लोग पढ़ते हैं कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। हम कह सकते हैं इन कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स, इन configurational isomers the interconversion between the forms, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात हो रही है, is not possible due to restricted rotation, इसे कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स कहते हैं, आर कॉल्ड कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। इन कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स कार्बन कार्बन रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। अब ये किस कंपाउंड में पाए जाते हैं, अगर जनरली हम बात करें, जो कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स होते हैं वो एल्कीन में पाए जाते हैं, बी एल्काइन में भी नहीं पाए जाते, और सेकंड ये पाए जाते हैं रिंग में ये पाए जाते हैं कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। अब देखिए अगर हम बात करें एल्काइन में क्यों नहीं पाए, तो एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, आगे हम इसको आसानी से आपको समझाएंगे जब एल्कीन को समझाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, जहाँ पे हमारा सिस एंड ट्रांस फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, हम कार्बन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसीलिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन या एल्काइन में कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स को हम लोग नहीं पाते। तो कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स एल्कीन और रिंग चेन में हम लोग कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसा आप जानते हैं कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स दो प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। हम लोग सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स को पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को पढ़ने से लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स को हम लोग क्लियर करेंगे। पहला हमारा टर्म होता है कायरलिटी, कायरलिटी और कायरल। ये कायरल क्या होते हैं और कायरलिटी क्या होती है। अगर हम लोग सेकंड बात करें, कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरल कार्बन क्या होते हैं, और थर्ड अगर हम लोग बात करें PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ये तीन टर्म हमारा क्लियर रहेगा तो हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं।
आइए हम लोग सबसे पहले कायरल और कायरलिटी को डिफाइन करते हैं। Chiral or chirality is a properties found in a molecules or object when it cannot superimpose on its own mirror image। फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल्स या ऑब्जेक्ट अपने मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करता। सुपर इम्पोज करने का सेंस ये है कि जैसे अगर कोई भी एक पार्टिकल्स रखें और उसी के ऊपर दूसरा पार्टिकल रख दें तो उसकी इमेज और उस पार्टिकल के इमेज में कोई भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का सेंस ये है कि हम एक पेपर ले लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आप ये एग्जांपल देखिए, हमने एक पेपर लिया, इस पेपर के ऊपर ये देखिए दूसरा पेपर, ये पेपर हमने इसके ऊपर रख दिया। अब ये देखिए यह पेपर दूसरे पेपर को क्या कर रहा है, एकदम सुपर इम्पोज कर रहा है। ये पेपर दूसरे पेपर को क्या कर रहा है, कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर रहा है। तो क्या ये इसका मिरर इमेज है? जी हाँ, मिरर इमेज है। तो ये क्या कायरल होगा? नहीं, ये कायरल मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? अकायरल होंगे। अगर हम इसी पेपर को इस पेपर से सुपर इम्पोज कराए तो ये देखिए, अगर आप इधर देखिए, आप जब इस पेपर को इस पेपर के ऊपर रखेंगे तो ये क्या कर, ये देखिए ये कंप्लीटली ये पेपर फटा हुआ है, टेढ़ा पेपर है, तो यह इसको सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है, यह इसको सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है? अकायरल है। ऐसा एग्जांपल अकायरल। इसी प्रकार जैसे आप अपना राइट हैंड अगर आप मिरर के सामने लेके जाएंगे, तो जो मिरर में आपको इमेज दिखेगा वो आपको लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज दिखेगा। तो आप कह सकते हैं कि मेरे जो राइट हैंड का इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। वैसे ही आप लेफ्ट हैंड का लेके जाएंगे तो मिरर में आपको राइट हैंड का मिरर इमेज दिखेगा। तो आप कहेंगे कि जो हैंड का जो मिरर इमेज होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। वैसे ही जैसे अगर हम लोग जो शूज पहनते हैं, एक शूज दूसरे शूज का मिरर इमेज नहीं होता। आप उस देखेंगे जो डिजाइन होता है लेफ्ट शूज का वो राइट शूज से डिफरेंट होता है। उसी प्रकार अगर हम लोग का हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड का सुपर इम्पोजेबल इमेज नहीं है, हमारा शूज नहीं है, हमारा कान भी मिरर इमेज नहीं है। उसी प्रकार तो अगर हम बात करें अब कोई भी प्लेन ऑफ पेपर, अब ये देखिए हमने प्लेन ऑफ पेपर की बात की। इस प्लेन ऑफ पेपर को हम दो पार्ट में इक्वल पार्ट में कट कर दें, इस प्लेन ऑफ पेपर को इक्वल पार्ट में कट कर दें तो यहाँ पे देखेंगे तो एकदम हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। हम किसी भी चेयर को बीच में से टेबल को बीच में से कट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? मिरर इमेज मिलेगा। तो वहां पे जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वहां पे कायरल कंपाउंड होते हैं, और जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता वहां पे अकायरल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। उसे अकायरल मॉलिक्यूल्स को वहां पे अकायरल मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। हमारा नोट जो होगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ asymmetry compounds become chiral। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ asymmetry compounds become chiral। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH3 CH Br एंड C2H5 लें। देखिए यह कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड्स का आप मिरर इमेज बनाएंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे ये कंपाउंड्स क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अरेंज है। फर्स्ट चीज। सेकंड, अगर आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? सेम मिरर इमेज मिला? नहीं। यहाँ पे जो कंपाउंड्स इधर था ये कंपाउंड इस साइड हो गया, तो ये क्या हुआ? नॉन मिरर इमेज है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारा क्या है? कायरल है। ये कंपाउंड्स क्या है? जब कायरल, तो कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब कोई भी कार्बन आइटम 4 डिफरेंट ग्रुप से A, B, C,
डी। अगर इस कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन पूछें तो क्या होगा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, यह कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब कभी भी 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हम कायरल कंपाउंड्स की डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि व्हेन sp3 hybridized, sp3 hybridized carbon atoms are attached with 4 different group, then carbon atom will be chiral, अकायरल कार्बन क्या होते हैं कि अब कायरल कार्बन का जस्ट अपोजिट, जो कायरल की प्रॉपर्टी होती है उसी की जस्ट अपोजिट क्या होते हैं, एकायरल कार्बन होते हैं, जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो, प्रेजेंट हो, कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड ना हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, एकायरल। जैसे अगर कार्बन एटम यहाँ पे CH3 H Br और H, ये कंपाउंड्स हमारा क्या हो गया, एकायरल कार्बन हो गया। ये हमारा क्या होगा, एकायरल कार्बन एटम हो गया। ओके, अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH2 एंड CH3। यहाँ पे आप देखेंगे इस कंपाउंड को जब आप यहाँ से कट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी तो कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स बिकम एकायरल। जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वो कंपाउंड एकायरल, और जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्सेंस हो, जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्सेंट है वहां पे क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल्स आते होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने जाते हैं कायरल कार्बन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम कायरल कार्बन, जैसा आपने देखा अभी हमने एक डिफिनीशन बताया, कायरल कार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बन जब 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, A B C एंड E, ये ऐसे कार्बन क्या होंगे, ये कार्बन कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन है। अब इसको हम कई नाम से जानते हैं, इसे हम कायरल कार्बन का भी कर सकते हैं, इसको हम एसिमेट्रिकल कार्बन भी कह सकते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन भी, इसको कायरल सेंटर के भी नाम से जानते हैं, कायरल सेंटर। ऐसे तो कायरल कार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप से ज्वाइंट होते हैं, ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन हम कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में हम ले, अगर हमारे पास कार्बन C2H5 CH3, यहाँ पे अगर हम ले लें H और यहाँ पे ले लें Cl, ये देखिए ऐसे कार्बन क्या है, कायरल कार्बन। क्यों, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से ज्वाइंट हैं। अब इसका अगर हम मिरर इमेज बना दें, अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएं तो कैसे बनेगा, ये देखिए कार्बन, अब जो इस साइड है वो पहले आ जाएगा, ये कंपाउंड C2H5 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और CH3 इधर चला जाएगा, तो हमारा ये क्या मिरर इमेज है, नहीं, यह कंपाउंड हमारा मिरर इमेज नहीं है। तो ये कैसे कार्बन हुआ, ये हमारा एसिमेट्रिकल कार्बन हुआ, ये हमारा कैसा हुआ, एसिमेट्रिकल कार्बन हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फ्रेंड्स,
पीपीएल होते क्या हैं? जब आप कभी भी सिंपल ऑर्डिनरी लाइट को किसी भी निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि वो जो पीपीएल, फिर हमको जो लाइन मिलती है वो क्या होती है? सिंगल यूनि डायरेक्शनल लाइन हमको मिलता है। तो वो यूनि डायरेक्शनल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आइए देखते हैं, जैसे कभी भी ऑर्डिनरी लाइट, हम यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लाइट ले, जैसा आप जानते हैं कोई भी ऑर्डिनरी लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है? स्कैटर्ड होती है। ऑर्डिनरी लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है? स्कैटर्ड होती है। अब आप इसको पास करते हैं किससे? निकोल प्रिज्म से। जैसे ही आप इसको निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो निकोल प्रिज्म से आप पास करने के बाद आप देखेंगे कि जो लाइन मिलती है हमको क्या मिलती है? यूनि डायरेक्शनल। अब ये यूनि डायरेक्शनल लाइन को ही हम क्या कहेंगे? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस, और ये क्या है हमारा? ऑर्डिनरी लाइट। यह पीपीएल होता है। फ्रेंड्स, अब देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और ऑप्टिकल नॉन एक्टिविटी क्या होती है। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो अब यही पे जो हमारा पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो मिला, अगर आप किसी भी सोल्यूशन, किसी भी कायरल कंपाउंड्स के सोल्यूशन में आप डिजॉल्व कर लीजिए, जब जैसे ही आप किसी भी कायरल कंपाउंड्स के सोल्यूशन से आप पास कराइए पीपीएल, जब आप किसी भी कायरल कंपाउंड्स के सोल्यूशन से पास कराएंगे तो आप देखेंगे कि जो लाइट होती है वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाती है या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास क्या है? ऑर्डिनरी लाइट है। ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट जो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है? स्कैटर्ड होती है। हम इसको किससे पास कराते हैं? निकोल प्रिज्म से। जैसे ही हमने इसको निकोल प्रिज्म से पास कराया तो हमको क्या मिला? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिले। अब ये देखिए, इस लाइट को हम एक सोल्यूशन के साथ पास कराएंगे, एक सोल्यूशन के, जिस सोल्यूशन में हमारा क्या होगा? जो सोल्यूशन हमारा कायरल कंपाउंड से बना होगा, जो सोल्यूशन हमारा कायरल कंपाउंड का होगा, कायरल कंपाउंड्स का होगा, तो हमको क्या मिलेगी? अब यहां से जो लाइट मिलेगी हमको यूनिडायरेक्शनल मिलेगी, हमको यूनिडायरेक्शनल। अब देखिए, या तो ये सोल्यूशन क्या करेगा? इस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देगा, या फिर इसी लाइट को सोल्यूशन क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देगा। अगर कभी भी लाइट हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव की, ये क्या है हमारा? ये देखिए, क्लॉक, हमारा घड़ी का सुई ऐसे ही चलता है ना, ये देखिए, ये लाइट ऐसे से मूव करेगी तो ये क्या होगा? क्लॉक वाइज डायरेक्शन। जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको क्या कहते हैं? डिक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको क्या कहते हैं? डिक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसी को प्लस फॉर्म और डी फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या इसको हम लोग डिक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस और माइनस के फॉर्म में। उसी प्रकार ये हमारा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट मूव की। अब जब कभी भी लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करती है तो हम उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं, लीवो रोटेटरी। और उसको अब यहाँ पे प्लस, इसको माइनस के फॉर्म में और स्मॉल एल के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल 2-क्लोरो-ब्यूटेन। अगर हम 2-क्लोरो-ब्यूटेन नॉर्मल फॉर्म में, अगर जैसे CH3, CH2, CH, Cl एंड CH3, दिस इज 2-क्लोरो-ब्यूटेन। आइए इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। CH3, C2H5। और अगर हम यहाँ पे Cl और यहाँ पे H,
फ्रेंड अगर यहाँ पे हम बात करें दिस डार्क लाइन, ये डार्क लाइन जो होती है वो फ्रंट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जैसे अगर कोई कार्बन कंपाउंड है, इसको आप 3D के फॉर्म में जब अरेंज करेंगे तो ये क्या है C2H5 एंड CH3 ये आपके प्लेन में है और ये क्या है प्लेन के पीछे है और Cl क्या है प्लेन के ऊपर है। तो अब इसका जब आप मिरर इमेज निकालेंगे, मिरर इमेज से पास करेंगे तो आपको क्या मिलेगा C, ये देखिए यहां पे H, Cl, CH3 एंड C2H5। अगर देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी या किसी भी कंपाउंड को अगर हमें पता करना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है नॉट एक्टिव, तो ये क्या होती है एक्सपेरिमेंटली हम लोग को पता करना पड़ता है। ये आप थ्योरेटिकल किसी भी कंपाउंड्स को देख के थ्योरेटिकली नहीं बता सकते कि ये कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। यह एक्सपेरिमेंटल डेटा होती है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम पता लगाते हैं कि कौन सा कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव है या कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल नॉन एक्टिव है। अब यहाँ पे अगर इस कंपाउंड को देखें तो क्या है डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी और प्लस फॉर्म में है। इसका नाम 2-क्लोरो ब्यूटेन, L नेगेटिव 2-क्लोरो ब्यूटेन, ये एक दूसरे क्या है ऑप्टिकल फॉर्म में। आइए यहीं पे हम नेक्स्ट बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर। It is equimolar mixture of two optical active compounds which cannot rotate PPL plane postlight light due to म्यूचुअल कैंसिलेशन। कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स, जब आप कभी भी प्लेन पोलराइज लाइट को, ये हमारा क्या हो गया पीपीएल यूनिट डायरेक्शनल लाइट होता है, जब आप इसको किसी भी इक्विमोलर मिक्सचर में के साथ पास करेंगे। इक्विमोलर मिक्सचर कहने का सेंस, इक्विमोलर मतलब कंपाउंड में डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी है प्लस लिबोरोटेटरी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस लिबोरोटेटरी। अब जब इस कंपाउंड्स को आप यहाँ पे पास किए तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होगा, इस कंपाउंड्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ये कहेगा भाई आप इस साइड मूव करो। जो लिबोरोटेटरी होगा वो इस कंपाउंड्स को इस साइड मूव करेगा। तो कहा जाए दो अपोजिट डायरेक्शन के मूवमेंट की वजह से यह क्या होता है म्यूचुअली कैंसिलेशन, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यह एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और जो हमारा कंपाउंड जैसे होता है वो क्या होता है एज इट इज हमको मिल जाता है कि इसके डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती। इसीलिए जितने भी रेसमिक मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इनका म्यूचुअल कैंसिलेशन होता है और जिसकी वजह से जिस फॉर्म में लाइट रहती है उसी फॉर्म में लाइट बनी रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनैंसियोमर्स। इनैंसियोमर्स पढ़ने से पहले हम लोग फिशर्स प्रोजेक्शंस पढ़ेंगे। फिशर्स प्रोजेक्शन होता क्या है। फिशर्स ने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने क्या किया कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को प्लेन ऑफ पेपर्स पे कैसे प्लेन पेपर पे कैसे अरेंज करेंगे, इन्होंने इसको बहुत इजी वे में बताया। जैसे अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड्स इस फॉर्म में है C, और जैसा अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा COOH इसको ले लें और यहाँ पे CH3 ले लें
और ये देखिए एक हम लोग क्या करते हैं डार्क लाइन रिप्रेजेंट OH और यहाँ पे H ले लें। इन्होंने क्या किया, फिशर्स ने इसको इस 3D फॉर्म को इन्होंने एक प्लेन ऑफ पेपर पे कैसे इजी वे में रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक हम लोग क्रॉस लाइन लेंगे। क्रॉस लाइन में अब यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे इसको कार्बन कंसीडर कर लेंगे, इसको हम कार्बन, और जहाँ पे यहाँ पे अपने आप को स्टैंड कर देंगे। अब यहाँ से अब यहाँ पे बताया कि जो वर्टिकल लाइन होगी यह रिप्रेजेंट करेगा कि यह लाइन हम लोग के बैक साइड पीछे की पार्टिकल्स मतलब पीछे के एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यह ऑब्जर्वर से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, यह ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। कि वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एलिमेंट्स को जो ऑब्जर्वर से दूर जाएंगे, और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे कि वो ऑब्जर्वर के टूवर्ड्स आ रहे हैं, ऑब्जर्वर के पास आ रहे हैं। अब जैसे आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, यहाँ पे आप खड़े होंगे तो आपको लगा OH क्या है, आपके पास आ रहा है, OH आपके पास आ रहा है, H तो आप यहाँ पे H को क्या करेंगे, एक OH और H को यहाँ पे। अब वर्टिकल लाइन आपको क्या, आप यहाँ पे आसानी से वर्टिकल लाइन पे COH और CH3 को रिप्रेजेंट करेंगे। यही रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिशर्स प्रोजेक्शन होता है। तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ये बताता है कि कंपाउंड्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कमिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, रिप्रेजेंट्स कमिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जितनी भी वर्टिकल लाइन होते हैं, वर्टिकल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर्स। कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जो ग्रुप अटैच्ड होते हैं कार्बन से वो क्या होते हैं कि ये बैक साइड ये अवे जा रहे हैं, तो ये लाइन कौन सा है, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगा। और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन की ग्रुप्स कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके, अब नेक्स्ट हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड CH3 C2H5 हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl है। अब यहाँ पे अगर इसको हमें फिशर्स प्रोजेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे अभी क्या हम अपने आप को यहाँ पे स्टैंड कर लेंगे, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि हम यहाँ पे खड़े हैं। तो जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो ये क्या होगी, ये लाइन क्या है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये फ्रंट आप क्या ये आपकी तरफ अटैक कर रहा है, ये आपकी तरफ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल पे आएंगे और ये कमिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, एक तरफ क्लोरीन को और एक तरफ हाइड्रोजन को लिख देंगे। नेक्स्ट आपके जो पास CH3 एंड CH3 ऊपर एंड C2H5। और जैसे अगर आपको इसका मिरर इमेज बनाना है, आप इजी वे में बना सकते हैं। क्या करना है, इसको सिर्फ अपोजिट कर देना है, क्लियर इंटरचेंज कर देना है, Cl को हाइड्रोजन से इंटरचेंज, हाइड्रोजन को Cl से इंटरचेंज, और हमारा जैसा रहेगा एज फिगर सामने आ जाएगा। ओके, अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। हम लोग इनेंशियोमर्स को डिफाइन करते हैं। इनेंशियोमर्स को डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन। 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन्स। आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 CH Br CH CH2 एंड CH3। यहाँ पे अगर हम कायरल कार्बन की बात करें तो क्या यहाँ पे कायरल कार्बन है? हाँ, यहाँ पे हमारे पास दो कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है, एक ये कार्बन एक ये कार्बन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए CH3 Br एंड इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है प्लस इतने फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो कंपाउंड्स क्या हो गया, कायरल कार्बन। सेकंड हम बात करें, इस कार्बन के पास ये ग्रुप और प्लस यह ग्रुप अटैच्ड है, तो ये भी कंपाउंड्स कार्बन क्या हो गया, हमारा कायरल कार्बन हो गया। आइए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर यहाँ पे एक नोट बनाते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सुन कि अगर आपके पास n कायरल कार्बन है, n कायरल
कार्बन सेंटर है। तो एक क्वेश्चन है कि आपके पास हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। तो अगर आपके पास n कायरल कार्बन है तो आपके पास 2 की पावर n ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का फॉर्म, 2 पावर n ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर फॉर्म। तो अगर हम यहाँ पे 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन की बात करें तो हमारे पास कितने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो जाएंगे। तो अगर हम इसमें क्या, हमारे पास कितने कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन, तो 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स मिलेंगे, हमें 4 ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स मिलेंगे। आइए एक एक करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला CH3 HBr, यहाँ पे देखिए CH3 कार्बन, Br इधर, हाइड्रोजन इधर। नेक्स्ट कार्बन पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे HBr, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस कंपाउंड्स को किधर रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे C2H5, ये देखिए अब हम इसका क्या बनाएंगे, मिरर इमेज बना देते हैं। अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, Br इस साइड आ जाएगा, H इस साइड आ जाएगा और HBr और सब सेम रह जाएगा। अब एक क्वेश्चन, तो क्या यह इमेज इस इमेज का सुपर इम्पोजिबल है? नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। क्यों नॉन सुपर इम्पोजिबल है? क्योंकि जब इस कंपाउंड्स को हम उठा के इस कंपाउंड्स के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं करते। Br इस साइड आ जाएगा, H इस साइड आ जाएंगे, तो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है। सेकंड अगर हम बात करें, यह एक दूसरे के मिरर इमेज है। यस, ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। यह एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब एक फॉर्म 2 कंपाउंड्स हो गए। अब इसी Br को हम एक साइड लिख सकते हैं, जैसे CH3 Br Br H एंड C2H5 CH3 यहाँ पे भी। अब इसका मिरर इमेज हम बनाते हैं, इसका अगर हम मिरर इमेज H Br एंड Br C2H5। सेम क्वेश्चन हेयर, क्या यह एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? नहीं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ये एक दूसरे के यहाँ पे आप रखेंगे तो ये क्या है, मिरर इमेज है। अगर वही सुपर इम्पोजिबल है तो क्या ये एक दूसरे सुपर इम्पोजिबल है? नो, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। अब यहाँ पे हम इनेंशियोमर को डिफाइन करते हैं। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स होते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इनेंशियोमर्स को डिफाइन करेंगे, इनेंशियोमर्स यह एक ग्रीक वर्ड है। यह कैसा वर्ड है? ग्रीक, जो इनेंशियो प्लस मर से मिलके बना होता है। इनेंशियो मीन्स होता है अपोजिट, और मर मीन्स क्या होता है, यूनिट, अपोजिट यूनिट। तो हम अगर इसका डिफिनीशन दें, अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो लिख सकते हैं, द नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज फॉर्म एक chiral molecules are called enantiomers. So the non-super imposable image forms of a chiral molecules are called enantiomers. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं
अगर यहाँ पे ये कंपाउंड हम फर्स्ट लिखें, ये कंपाउंड सेकेंड लिखें, ये कंपाउंड थर्ड और ये कंपाउंड फोर्थ, तो इनेंशियोमर, अगर इनेंशियोमर की बात करें, इनेंशियोमर्स की बात करें तो फर्स्ट इनेंशियोमर ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इज इनेंशियोमर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज इनेंशियोमर ऑफ फोर्थ, थर्ड इज इनेंशियोमर ऑफ फोर्थ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स, द कंपाउंड विच इज नॉट सुपर इम्पोजेबल एंड नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये है कि डायस्टीरियोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे के ना ही सुपर इम्पोजेबल, मतलब वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना करते हुए हो, एक दूसरे का ना ही वो मिरर इमेज हो, ना ही वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हो। अगर हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड्स के ऊपर रखते हैं तो क्या करें, कंप्लीटली एक दूसरे को कवर ना करें। तो ये क्या होते हैं, अगर कवर कर लेते हैं तो सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं, और अगर कवर ना करें तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा भी हमने पहले एग्जाम्पल में देखा है कि ये कंपाउंड 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, अगर यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड और थर्ड कंपाउंड से मैच करें, फर्स्ट कंपाउंड सेकंड कंपाउंड क्या है, मिरर इमेज है, लेकिन फर्स्ट कंपाउंड थर्ड कंपाउंड का मिरर इमेज नहीं है। अगर सुपर इम्पोजेबल, अगर इस कंपाउंड को उठा के हम इस कंपाउंड के ऊपर रख देते हैं तो ये कंपाउंड एक दूसरे को सुपर इम्पोजेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये Br, इस साइड Br है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे Br है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये मिरर इमेज क्या हो, एक फर्स्ट एंड थर्ड दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करें और ना ही ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। ऐसे ही फर्स्ट एंड फोर्थ का अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस मिल रहा है, तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो अगर हम सेकंड और थर्ड का कंपेयर करें और सेकंड एंड फोर्थ का कंपेयर करें तो ये ना ही एक दूसरे के मिरर इमेज है, ना ही ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इज डायस्टीरियोमर ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट इज डायस्टीरियोमर ऑफ फोर्थ, सेकंड इज डायस्टीरियोमर ऑफ थर्ड एंड सेकंड इज डायस्टीरियोमर ऑफ फोर्थ। तो हम लोग का तब जो एग्जाम्पल हो जाएगा, फर्स्ट इज डायस्टीरियोमर्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकेंड लिखते हैं, सेकेंड इज डायस्टीरियोमर्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। तो हम इसको भी लिख सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ। ये हमारे डायस्टीरियोमर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, एक कंपाउंड विथ 2 or more asymmetrical carbon atoms but also having a plane of symmetry is called meso compound। फ्रेंड्स, अगर हम मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं कि मेसो कंपाउंड्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि 2 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होने चाहिए, 2 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, और उसके साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री उस कंपाउंड में एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके साथ जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लस ए मिरर प्लेन, कहने का सेंस ये है कि वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम लिख लेते हैं तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अगर हम लोग के पास 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन है, आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए CH3 C H OH C OH CH3 एंड H। फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये है कि ये कंपाउंड्स मेसो कंपाउंड है। तो क्वेश्चन क्यों मेसो कंपाउंड है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या इस कंपाउंड के पास 2 एसिमेट्रिकल कार्बन का एटम है। जी, यहाँ पे इस कार्बन को हम चेक करते हैं, ये कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है और दूसरा CH3 ग्रुप से अटैच्ड है और प्लस ए ग्रुप से अटैच्ड है। इसका कहने का मतलब ये कार्बन हमारा क्या है, कायरल कार्बन है। सेम हम इस कार्बन पे चेक करेंगे तो यह कार्बन भी क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप से भी अटैच्ड है। तो हमारा ये कार्बन क्या हो गया, कायरल कार्बन है।
सेकंड हम लोग चेक करेंगे कि क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहने का सेंस ये है कि हम कंपाउंड को बीच से प्लेन से यहाँ से कट कर दें। तो क्या जैसे ही कट करेंगे तो जैसा पार्ट ये है और वही सेम का सेम पार्ट ऊपर हमें मिल रहा है, तो हम जैसे ही इसको प्लेन कट किए तो हम देख रहे हैं जैसा कंपाउंड आप करने का सुपर इम्पोज मतलब इस कंपाउंड को उठा के दूसरे कंपाउंड पे रख देते हैं। तो जब आप इस कंपाउंड के यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ से फ्लिप कर देंगे, जैसे फ्लिप करेंगे OH OH को कवर कर लेगा, H H को कवर कर लेगा, CH3 CH3 को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, तो अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, एसिमेट्रिकल कार्बन मिला, एसिमेट्रिकल कार्बन मिल गया। सेकेंड हमें क्या क्या मिला, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल गया। और थर्ड, ये एक दूसरे को क्या है सुपर इम्पोज कर रहे हैं, सुपर इम्पोजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारा क्या है, मेसो कंपाउंड है। यह कंपाउंड हमारा कैसा है, मेसो कंपाउंड है। तो ये हमारा एग्जाम्पल कैसे होगा, तो अब इसका अगर हम नेमिंग करें तो इसका राइट नेमिंग हो जाएगी मेसो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्या, जैसे एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कंपाउंड लैक्टिक एसिड है, तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि लैक्टिक एसिड में कितने आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। लैक्टिक एसिड में कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन लैक्टिक एसिड, आइए लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। C डबल बॉन्ड OH, C H OH, C H OH, C डबल बॉन्ड। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। अब हमको पता करना है कि इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अभी जैसे हमने प्रीवियस में एक फार्मूला आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर्स चेक करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, क्या कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, तो दैट विल इक्वल टू 2 की पावर n ऑप्टिकल आइसोमर, that is equal to 2 की number of asymmetrical carbon atom is equal to 2 की पावर n। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे हम नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम चेक करेंगे। तो यहां पर देखिए ये कार्बन हमारा क्या है, एसिमेट्रिकल कार्बन। क्यों, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन हमारा क्या है, डिफरेंट कायरल कार्बन है। तो ये 4 डिफरेंट, तो हमारे पास एसिमेट्रिकल कार्बन कितने हुए, 2। तो अगर हम इसके आइसोमर्स की बात करें, कितने आइसोमर होंगे, तो 2 की पावर 2, n इक्वल टू 2, दैट इक्वल टू 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल। 4 आइसोमर्स, इसके कितने होंगे, 4 आइसोमर्स। आइए हम बनाते हैं 4 आइसोमर्स 1 by 1। हम फर्स्ट बनाएंगे C डबल बॉन्ड OH, यहां पे ये देखिए एक तरफ H लिखते हैं, एक तरफ OH, फिर एक तरफ H, एक तरफ ये हो गया। अब हम इसका क्या करें, मिरर इमेज बना दें। ये देखिए अब हम मिरर इमेज बनाएंगे, H OH OH एंड H, दे आर मिरर इमेज। हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है, इनैंसियोमर हैं। ये एक दूसरे को क्या है, इनैंसियोमर्स हैं। और प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि ये प्लस और ये माइनस होते हैं, मतलब ये डिक्स्टोरोटेटरी होते हैं और ये लिबोरेटरी होते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसी कंपाउंड्स को दूसरे तरीके से अरेंज करते हैं। हम ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, OH OH H H एक ही साइड रखते हैं। अब यहाँ पे हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। तो क्या ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, जी हाँ। यहाँ पे हम कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। अब यहाँ पे हम इसका प्लस और माइनस लिबोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी कैलकुलेट करेंगे। जैसे
अगर यहाँ पे हम कभी भी किसी कंपाउंड्स का प्लस और माइनस फॉर्म चेक करने से पहले उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर यहाँ पे हम इस कार्बन की प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करें तो एक कार्बन किससे अटैच्ड है? सबसे पहला कार्बन मेरा ऑक्सीजन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हाई प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड अगर हम बात करें, अगर हम सेकंड कार्बन के पास जाएं, ये कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो सेकंड प्रायोरिटी हमारा ये हो जाएगा। और थर्ड हम बात करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो अब तो ये कंपाउंड्स का रोटेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये एंटी क्लॉक रोटेशन हो गया। ये घड़ी की सुई उल्टी चल रही है तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। सेकंड हम यहाँ से चेक करेंगे, ये भी हमारा कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड इस कार्बन को, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल ऑक्सीजन से अटैच्ड है और यहाँ पे, और थर्ड हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर किसी भी कंपाउंड्स में, जैसा हमने देखा था रेसिपिक मिक्सचर में, ये कंपाउंड्स क्या है, प्लेन पोलर, ये कंपाउंड्स क्या है, ऊपर जो कार्बन है वो क्या है, लिवोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी शो कर रहा है, नीचे जो कार्बन है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी शो कर रहा है। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल यहाँ से पास करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमको किसी भी प्रकार की ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं मिलेंगे। ऑप्टिकल कंपाउंड, नो ऑप्टिकल कंपाउंड्स ऑप्टेन। क्यों नहीं ऑप्टेन होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के रोटेशन को क्या कर दे, कैंसिल कर दे रहे हैं। जैसा हमने आपको अभी रेसिपिक मिक्सचर में बताया कि जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम किसी भी कायरल कंपाउंड्स के सोल्यूशन से पास करते हैं तो वहां पे क्या होता है, लिवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी दोनों प्रकार के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं, इंटरनल कंपनसेशन वहां पे पाया जाता है, जिसकी वजह से वो कंपाउंड एक दूसरे को क्या कैंसिल कर देते हैं और यूनिडायरेक्शनल लाइन हमें यूनिडायरेक्शनल लाइन के फॉर्म में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें नो ऑप्टिकल कंपाउंड्स मिलेंगे। अब हम बात करें हमारे पास कितने ऑप्टिकल कंपाउंड्स मिले, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, ये हमारे आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर्स के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से कंपाउंड शो करते हैं, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन से कंपाउंड्स शो करते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वही कंपाउंड शो करेंगे जिसके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन हो। आइए हम बात करते हैं, जैसे अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसके किसके पास होता है, एल्कीन या रिंग। अगर हमारे पास कोई भी रिंग कंपाउंड्स हैं, कोई भी रिंग कंपाउंड्स हो या कोई एल्कीन हो, वो क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करेंगे। आइए जैसे हम बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन कहने का सेंस है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। आइए एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आइए हम लोग ब्यूटेन की ही चर्चा करते हैं। तो अगर हमारे पास क्या है, एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ये देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाए। आइए इसको ऑप्टिकल डायग्राम बनाते हैं। जैसे कार्बन है, ये ऑर्बिटल, कार्बन्स का ये ऑर्बिटल, दो हाइड्रोजन, कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। ये देखिए ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लिया, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लिया। अब जैसा जानते हैं कि अगर डबल बॉन्डेड है, एक पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग। अब हमारे पास पाई बॉन्डिंग है,
ये देखिए डबल बॉन्ड। अब यहां पे देखिए ये कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ क्या है, पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। अब कंपाउंड्स को जब आप फ्लिप करेंगे, जब कंपाउंड्स को यहां से आप फ्लिप करेंगे तो ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से कंपाउंड्स का रोटेशन नहीं हो पाता। कंपाउंड्स का रोटेशन नहीं, क्योंकि आप जब यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो सिंगल बॉन्ड को आप आसानी से फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लेकिन केस ऑफ डबल बॉन्ड, आप जैसे इसको रोटेट करेंगे तो क्या करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कंपाउंड शो करेंगे, जिसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। अब एक क्वेश्चन होता है कि एल्काइन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को क्यों नहीं शो करता। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एल्काइंस की, तो देखिए इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सिस और ट्रांस आइसोमर्स नाम देते हैं। तो अगर हम किसी कंपाउंड्स को सिस और ट्रांस को हमें एनालिसिस करना है कि कौन सा कंपाउंड हमारा सिस है और कौन सा कंपाउंड हमारा ट्रांस है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लोरीन एटम दे, सी डबल बॉन्ड, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन। ये देखिए इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ये हमारा ट्रांस कंपाउंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो क्लोरीन है वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में अटैच्ड है, डिफरेंट डायरेक्शन। अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में कार्बन से कोई डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ट्रांस कंपाउंड है। और अगर सिस बनाना हो तो दोनों क्लोरीन एटम को हम लोग सेम डायरेक्शन में कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस कंपाउंड हो जाएगा और ये हमारा ट्रांस हो जाएगा। अगर हम लोग एल्काइन, अगर यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अब हमारे पास यहाँ पे एक फ्री बॉन्ड कार्बन का ये, एक फ्री बॉन्ड कार्बन का ये है। तो अब सोचिए क्या हम यहाँ पे सिस और ट्रांस का एनालिसिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए एल्काइन, जितने भी एल्काइंस होते हैं वो सिस ट्रांस आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो नहीं करते। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन से कंपाउंड शो करेंगे। जैसे अभी हमने क्या बताया कि कार्बन एटम, हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ही हम लोग क्या करते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर्स करते हैं। तो जिस कंपाउंड में अगर हम लोग सिस और ट्रांस का एनालिसिस कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, वही कंपाउंड्स हमारे क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें अभी, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो होते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैलिक एसिड कहते हैं, मैलिक एसिड। अगर ये हम पूछें आपसे कि यह सिस फॉर्म है कि ट्रांस फॉर्म है, आप आसानी से इसको देख के बता सकते हैं कि यह कंपाउंड हमारा क्या है, सिस फॉर्म में। क्यों सिस फॉर्म में, क्योंकि जो इसके जो सी डबल ओ एच ग्रुप है क्या है, सेम साइड है। अगर नेक्स्ट इसका अगर हम ट्रांस फॉर्म बना है, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल ओ एच, एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड एच, दिस कंपाउंड इज ट्रांसफॉर्म। ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से इसका नाम भी डिफरेंट हो गया। अब ये मैलिक एसिड से ये दूसरा कौन सा एसिड हो, फ्यूमिक एसिड हो गया, फ्यूमेरिक एसिड हो गया। अब इसका नाम क्या हो गया, फ्यूमेरिक एसिड हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या सिस कंपाउंड्स और ट्रांस कंपाउंड्स एक ही कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि फार्मूला तो हमारे सेम है, तो यहाँ पे हम कहेंगे नहीं, ये दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं। इनका प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब डिफरेंट होते हैं। इसीलिए इन दोनों का नाम दिया गया सिस रोटेशन और ट्रांस रोटेशन। सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म अगर सेम होते तो हम क्या जरूरत थी हमको अलग अलग पढ़ने, हम लोग एक ही पढ़ते। तो ये क्या है, दो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अब कैसे पता, आइए हम एक एक बात करते हैं। अगर हम इनकी डायपोल मूवमेंट कर चलते, डायपोल मूवमेंट चेक करें तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए डायपोल मूवमेंट अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करे। क्यों, ये देखिए ये कंपाउंड्स का डायपोल मूवमेंट इस साइड और इस कंपाउंड का, तो डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर कंपाउंड्स का डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है और इस तो इसका एक रिजल्टेंट होगा जो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे सिस फॉर्म में क्या डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। बट इन केस ऑफ ट्रांस कंपाउंड,
यहाँ पे देखिए डायपोल मोमेंट इस साइड जा रहा है और इसका डायपोल मोमेंट इस साइड, मतलब जो वेक्टर का मोमेंट है ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट नहीं है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है, ये नॉन पोलर हो गए। अब ये क्या हो गए, जब जीरो डायपोल मोमेंट, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हो गए और ये कंपाउंड्स हमारे क्या हो गए, पोलर हो गए। और सेकंड, अगर हम यहीं पे सॉल्युबिलिटी की बात कर दें तो आप जानते हैं वाटर में कौन सॉल्युबल होते हैं, वाटर एक पोलर कंपाउंड्स है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो पोलर कंपाउंड्स में पोलर ही सॉल्युबल होंगे। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी देख लें तो जो सिस फॉर्म होते हैं, सिस फॉर्म आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट डायपोल मोमेंट की बात करें तो सिस फॉर्म हैव डायपोल मोमेंट, सिस फॉर्म हैव डायपोल मोमेंट। अगर आइए थर्ड हम बात करें यहीं पे बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, तो अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट्स किस कंपाउंड्स के ज़्यादा होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे सिस कंपाउंड्स के ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ट्रांस। तो सिस कंपाउंड्स हैव लार्ज बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। देखिए अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो किसी भी कंपाउंड्स की मेल्टिंग किस पे डिपेंड करती है, किसी भी कंपाउंड्स की मेल्टिंग उसके पैकिंग फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है कि कौन सा कंपाउंड कितना टाइटली पैक्ड है। अगर हमारे पास लूजली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और टाइटली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होंगे, उनको मेल्ट करने में ज़्यादा समय लगेगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये सिस फॉर्म के कंपाउंड्स होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं और ये डिफरेंट डायरेक्शनल होते हैं। तो अगर आप सिस ट्रांस कंपाउंड्स को रखेंगे तो ये क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस कंपाउंड्स हैव लार्जर। मेल्टिंग पॉइंट के केस में मामला डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांस फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है और सिस फॉर्म में। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। अब आइए सेम यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल कंपाउंड्स, अगर C डबल बॉन्ड C, अगर यहाँ पे हम A तो क्या आप ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे? नहीं, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए हर जगह सेम कंपाउंड्स हैं, तो हम यहाँ पे सिस और ट्रांस का एनालिसिस ही नहीं कर, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो कौन से कंपाउंड सिस है, कौन से कंपाउंड ट्रांस है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। सेकंड, अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड C, अगर यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A और यहाँ पे A, तो क्या ये कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करेंगे? हाँ, ये कंपाउंड शो करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इनको चेंज कर देंगे हम बता सकते हैं कि ये कंपाउंड सिस है, ये कंपाउंड ट्रांस है, तो ये क्या करेंगे, शो करेंगे। अगर हम थर्ड बात करें तो C डबल बॉन्ड C, अगर यहाँ पे B कर दें, यहाँ पे B A, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? नहीं, ये कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी हम सिस और ट्रांस का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जब हम बता ही नहीं पाएंगे सिस और ट्रांस शो करेंगे, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेंगे। नेक्स्ट हम लोग लाता C डबल बॉन्ड C, अगर यहाँ पे A, यहाँ पे B और D, ये कंपाउंड्स, तो क्या यहाँ पे अब पूछा जाए कि क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी हम सिस और ट्रांस का एनालिसिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर कहने का सेंस, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे? एक सिंपल फैक्ट, अगर हम यहाँ पे A, B और A और B यहाँ पे एसिड कंपाउंड रख देते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यहाँ पे देखिए ये की पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ ले रहे हैं तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिफरेंस या प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अगर ये कंपाउंड्स
ये दोनों मस्ट बी डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये दो कंपाउंड्स डिफरेंट हो जा रहे हैं तो हम सिस और ट्रांस का एनालिसिस कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड सिस होगा और कौन सा कंपाउंड ट्रांस होगा। इन दोनों की बात करें, ये भी डिफरेंट होने चाहिए, मस्ट भी डिफरेंट होने चाहिए, मस्ट भी डिफरेंट। लेकिन अगर हम ये दोनों कंपाउंड्स की बात करें तो ये कंपाउंड क्या होने चाहिए, अब ये भी डिफरेंट, ये भी, अगर ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट। सिंस अगर इतना हमको दो कंपाउंड्स, अब देखिए हम लोग कैसे एनालिसिस किए कि अगर ये सिस और ट्रांस का एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब दो चीज डिफरेंट हो। तो अगर एक कंपाउंड्स का दो एटम सेम मिल रहे हैं, दो ग्रुप सेम है, तो भी हम सिस और ट्रांस का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन सभी ग्रुप सेम हो जाएंगे तो हम और सिस और ट्रांस का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा आज का कंप्लीट डिस्कशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।